हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। होप कि ऑल इज़ गुड एंड ऑल इज़ वेल और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हो। तो लॉजिक गेट हम जो है वो पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो छूट गया था। तो जब मैं स्क्रॉल कर रहा था, चीज़ें देख रहा था, तुम्हारे लिए कंटेंट बना रहा था, तो एक क्वेश्चन आया मेरे सामने जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और शायद आप लोगों ने पुराने पेपर भी दिए होंगे कभी किसी बच्चे ने, तो उसने ये ज़रूर देखा होगा क्वेश्चन कि हमने लॉजिक गेट तो पढ़ लिए, लेकिन लॉजिक गेट में जो जो क्वेश्चन मैंने बताया था इसके अलावा एक आधा क्वेश्चन और भी आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है कि यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं। और आपको इसके आगे ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन आपको दे देगा कि भैया और गेट, नोर गेट, एंड गेट, नैंड गेट, ऐसे ऐसे करके जितने भी लॉजिक गेट्स हैं उन सब के आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल गेट जो होता है वो कौन सा गेट होता है? तो जो नैंड गेट और नोर गेट जो होते हैं, ठीक है, मतलब क्या है कि और प्लस नोट जिनके साथ नोट मिला हुआ है, या एंड प्लस नोट, ठीक है, यानी कि दो गेट जो मिलकर बने हुए हैं ये गेट क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। यानी एक तो हो जाएगा अपना नोर गेट और एक हो जाएगा नैंड गेट। याद रखने का तरीका बता देता हूं कि जिसमें दोनों गेट मिले हों वो क्या कहलाएंगे? यूनिवर्सल। यूनिवर्स का मतलब क्या है? पूरी पृथ्वी पर जो चीज होती है, ठीक है। यूनिवर्स क्या है? पूरी पृथ्वी। तो मान के चलना कि जिसकी ज़्यादा चीज़ बता सकते हैं कि जैसे मिस यूनिवर्स बोलते हैं ना कि संसार में अकेली बनी है वो मिस इंडिया, मतलब पूरे जो है वो अपना देश है उस इंडिया के अंदर वो बनी है। तो इसी हिसाब से अगर यूनिवर्स के हिसाब से पूछे कि यूनिवर्सल गेट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो एक नोर गेट आपका ऑप्शन आएगा और एक आपका नैंड गेट ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम लोगों को करवाना जरूरी है। दूसरी चीज पूछ ली जाती है कि अभी एक चीज तो मैंने बता दी कि भैया लॉजिक गेट जो होता है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा एक चीज तुम्हें और बता देता हूँ कि डिजिटल उपकरण होते कौन से हैं जिनके अंदर हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा रिले का, आईसी का, डायोड का, मोसफेट का, ठीक है। ये सभी जो होते हैं, देखो रिले, डायोड, मोसफेट के बारे में भी पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़ाया है मैंने अच्छे से, मोसफेट, ठीक है। इसके अलावा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। ये जो चीज़ें होती है उनके अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं? लॉजिक गेट का यूज करते हैं। या इनसे जुड़े हुए सामान, ठीक है, इनसे बने उपकरण जितने भी होंगे उन सभी में हम लोग क्या करेंगे? लॉजिक गेट्स का यूज करेंगे। क्लियर है? और लॉजिक गेट जो होता है ये क्या होते हैं? ये सारे जो है ना रिले, डायोड, मोसफेट, आईसी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बीजगणितीय आधार पर जो है इनका यूज होता है, ठीक है। बीजगणित के आधार पर क्या होते हैं? ये आधारित होते हैं और इनके चलते जितने भी जो उपकरण होते हैं उन सभी में हम लोग क्या करते हैं? लॉजिक गेट्स का ही यूज करते हैं। रिले, डायोड, मोसफेट, आईसी, ठीक है, इनके अंदर हम लोग क्या करते हैं? इन्हीं का यूज करते हैं। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। आगे बढ़े तो आज की क्लास में हम लोग जो नई चीज पढ़ने वाले हैं वो है हमारे विद्युतिक उपकरण, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ लेता हूं। और सबसे पहले एक चीज़ बता दूं तुम्हें, भाई यहाँ से तुम्हें नोट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे पास जो बुक है उसमें से चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। मेरा फर्ज बनता है मैं तुम्हें पढ़ाऊं, लेकिन मैं नोट्स नहीं बनवाऊंगा इन चीज़ों के तुम्हें। तुम लोग क्या करोगे? खुद इस चीज़ को अपनी किताब में से पढ़ना, क्योंकि अगर यहाँ नोट्स बनाओगे, लिखने लगोगे तो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सिर्फ इसको अच्छे से सुनो, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तुम लोग नोट करते जाओ। पूरी ये राम कहानी ना लिखना, पहले बता रहा हूँ मैं, पूरी राम कहानी मत लिखियो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताऊँगा, रफ कॉपी ले लो या अपने जो फेयर कॉपी जिसमें तुम नोट्स बनाते हो उसमें साथ साथ के लिखते रहियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उष्मक उपकरण का। विद्युतिक उपकरण है कौन कौन से हो सकते हैं? प्रेस हो गया, हीटर हो गया, ठीक है, फ्रीज हो गया, ठीक है, पानी गर्म करने वाली रोड हो गई, गीजर हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है? हीटिंग अप्लायंसेस कौन से होते हैं? देखो, किसी प्रतिरोध युक्त तार में से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। यह किसका नियम है? तो ये नियम है जूल का नियम।
ठीक है। जूल का नियम क्या होता है कि जब किसी तार में से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो तार के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वह गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण वह क्या करेगा, ऊष्मा पैदा करेगा। और जूल के नियम का सूत्र क्या है, H बराबर I² RT, ठीक है, बटे जे यानी किलो कैलोरी में निकालना हो तो। विद्युत का यह प्रभाव ऊष्मक उपकरणों जैसे हीटर, प्रेस, हॉट प्लेट, केतली, टोस्टर आदि में प्रयोग किया जाता है। इन उपकरणों में हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए अधिकतर नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, नाइक्रोम का। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है नाइक्रोम का। क्लियर है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, साथ साथ के लिखते चलना, याद कर लो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़े जी। इसके बाद है कि ऊष्मा पैदा करने वाले कारक। देखो ऊष्मा पैदा करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। देखो ऊष्मा देने वाले एलिमेंट में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, एम्पियर में। ऊष्मा देने वाले एलिमेंट का प्रतिरोध H बराबर क्या था, H बराबर I² RT, ठीक है। चीज क्या कहना चाह रहा है कि ऊष्मा कितना पैदा होगी, तो यह डिपेंड करेगा कि कितनी विद्युत धारा दी है, उस तार का प्रतिरोध कितना था, और वह विद्युत धारा कितने समय तक उस तार में से प्रवाहित होती रही। यानी कि ऊष्मा कितनी पैदा होगी। ऊष्मा पैदा करने वाले कारक कौन से होंगे कि ऊष्मा देने वाले एलिमेंट में से प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कि कितनी ऊष्मा दी है, ठीक है। अब सीधा का सीधा एक क्वेश्चन आया था कि ऊष्मा कितनी पैदा होगी, यह किसके वर्ग के ऊपर निर्भर करता है, तो यह धारा के वर्ग के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। ऊष्मा कितनी पैदा होगी यह किस चीज पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है धारा के वर्ग के, प्रतिरोध के और समय के, ठीक है। तो विद्युत धारा के वर्ग भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, विद्युत धारा के वर्ग, ये चीज भी लिखी जा सकती है यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि देने वाले का एलिमेंट का प्रतिरोध, यानी कि जो तार लगा हुआ है उस तार का रेजिस्टेंस कितना है, उसका प्रतिरोध कितना है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ज़्यादा ऊष्मा देगा, ठीक है। करंट के वर्ग के होगा और क्या बोलते हैं अपने, प्रतिरोध और समय के सीधा समानुपाती होगा। क्लियर है। करंट के वर्ग के, और दूसरी चीज़ क्या है कि भैया कितनी ऊष्मा देगा, यह किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा अपना, आओ जी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उष्मन समय, यानी कि कितना टाइम दिया है, और उसके बाद क्या है, वातायन व्यवस्था। ये चीज छोड़ो, बस तीन चीजें ध्यान रखना। H बराबर I² RT होता है, हमारे मास्टर ने बताया है, H बराबर I² RT, ये चीज बताई है। किस किस चीज पे निर्भर करेगा, एक तो धारा के वर्ग के, ठीक है, एक प्रतिरोध के और एक समय के, ठीक है। ऊष्मा इन तीन चीज़ों पर निर्भर करेगी, धारा के वर्ग के, प्रतिरोध के और समय के। सिर्फ इतनी ही चीज़ याद रखनी है, और ये कौन सा नियम है, जूल का नियम है। उसके बाद है ऊष्मा देने वाले एलिमेंट के आसपास का वातावरण। वातावरण पे तो डिपेंड करता है भैया प्रतिरोध। सीधी सी बात है कि अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा गर्म वातावरण है तो उस टाइम पे तार भी गर्म हो गया, जब तार गर्म हो गया तो सिंपल सी बात है उसका प्रतिरोध भी बढ़ गया। तो वातावरण पर सीधा का सीधा निर्भर कौन करेगा, प्रतिरोध निर्भर करेगा। और उसके बाद है ऊष्मा देने वाले एलिमेंट्स की आकृति के ऊपर, ठीक है। तो तुम्हें मुख्य रूप से तीन चीजें याद रखनी है, एक तो धारा का वर्ग, एक प्रतिरोध और एक समय के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद बात करते हैं कि हीटिंग एलिमेंट का प्रचालन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और मैं चाहता हूं कि ये लाइन जो है वो पूरी की पूरी आप लोग लिखें। देखो रूम हीटर का टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। तो रूम हीटर जो होता है वो 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 सेंटीग्रेड डिग्री पर चलाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि विद्युत स्टोव का टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, तो 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एग्जाम में ना सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद पूछते हैं कि विद्युत प्रेस जो होती है वो कितने चलती है, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद विद्युत कैतली जो होती है वो 550 से लेकर 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। उसके बाद हॉट प्लेट पूछ ली तो भैया 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद टोस्टर पूछ ली तो 750 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग जो है वो नोट कर लें कि हीटिंग एलिमेंट का प्रचालन तापमान कितना होता है, कितने तापमान पर ये चलते हैं। तो रूम हीटर 750 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलता है। इसके बाद विद्युत
विद्युत स्टोव है 750 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलता है। विद्युत प्रेस 800 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलती है। विद्युत केतली 550 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलती है। हॉट प्लेट जो होती है, ठीक है, वो 550 से लेकर 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलती है। टोस्टर जो होता है वो 750 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रचालन का काम करता है, यानी कि चलने का काम करता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। चलिए जी, बढ़ो गुरु जी। उसके बाद रूम हीटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूम हीटर क्या है, काम क्या करता है? देखो, शीत ऋतु में कमरे को गर्म करने वाला उपकरण रूम हीटर कहलाता है। लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में कोई नहीं पूछता, सभी को पता होता है कि रूम हीटर जो होता है वो क्या काम करता है। तो सर्दियों के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा आती है तो कमरे में लगा के सो जाते हैं, ठीक है, आराम से नींद आ जाती है, रजाई में भी नींद आ जाती है भाई, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका एलिमेंट चीनी मिट्टी का लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा बना होता है, ठीक है। इसका एलिमेंट जो होता है वो चीनी मिट्टी का बना होता है और लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा बना होता है। हीटिंग एलिमेंट को ढकने के लिए निकल और क्रोमियम की क्या होती है, परत चढ़ाई जाती है और लोहे की तार प्रयोग करते हैं जिसे ग्रिल कहते हैं। रूम हीटर 1000 वाट क्षमता के बनाए जाते हैं। रूम हीटर कितनी क्षमता के बनाए जाते हैं? 1000 वाट के बनाए जाते हैं। रूम हीटर का डायग्राम तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि भैया रूम हीटर का जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है। तो अगर देखा जाए यहाँ से कि जी रूम हीटर कैसा होता है, ठीक है, तो ये वाले जो डायग्राम होते हैं ये सारे के सारे क्या है, रूम हीटर है यहाँ पर जो तुम्हें दिखाए गए हैं, ठीक है। तो इन सबको क्या बोलते हैं, रूम हीटर। कई प्रकार के हो सकते हैं, ये जो देखो ये तापन का काम हो रहा है, ये हेवल्स का रूम हीटर है, तो इनको क्या बोला जाता है, रूम हीटर बोला जाता है। ये आगे जाली लगी हुई है, सारी चीज़ यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रही होगी। क्लियर है? आगे बढ़ें। कई शेप में आते हैं, देखो अलग अलग में आते हैं। ये भी रूम हीटर है, छोटा रूम हीटर, जो देखा होगा कि 1-2 बंदे अगर बैठे होते हैं दुकान वगैरह में तो वहाँ पर ये रूम हीटर जो होता है वो लगा होता है, ठीक है। अलग अलग तरीके के अलग अलग शेप के रूम हीटर होते हैं, कोई सा भी देख लो। जैसे ये भी एक रूम हीटर है, ठीक है, इस प्रकार के भी रूम हीटर है। ये रूम हीटर है जिसके अंदर पंखा भी लगा होता है जो क्या करता है, हवा देता रहता है साथ में। इसमें भी क्या होता है, ये वाला जो होता है इसमें भी क्या होता है, एक पंखा लगा होता है पीछे से, वो क्या करता है, गर्म हवा देता रहता है। जैसे हमारा जो हेयर ड्रायर नहीं होता जिससे हम लोग क्या करते हैं, गर्म हवा मारते हैं, ठीक है। एक तो हवा आती है, नॉर्मल हवा आती है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसमें गर्म हवा भी मारते हैं। तो इसी प्रकार से इसके अंदर भी क्या होता है, एक पंखा लगा होता है जो हमें क्या करता है, गर्म हवा देता है। तो कई प्रकार के रूम हीटर होते हैं, अलग अलग शेप में आते हैं, अलग अलग डिजाइन में आते हैं, बहुत सारे प्रकार के आते हैं। देखो ये देखो, अब ये क्या कर रहा है भैया, आग फेंक रहा है, इसके पीछे क्या लगा होता है, एक पंखा लगा होता है, ठीक है। जो हीटिंग एलिमेंट ने जो उष्मा पैदा करी है उस उष्मा के पीछे क्या होता है, एक पंखा लगा होता है और वो क्या करता है, बाहर की तरफ हमें गर्म हवा फेंकता रहता है। तो समझ आ गया कि रूम हीटर क्या काम करता है। क्लियर है? अब रूम हीटर कितने वाट तक बना होता है ये बोला है इसने, तो इसने ये बोला है कि 1000 वाट क्षमता तक बनाए जाते हैं रूम हीटर जो होते हैं। उसके बाद बात करते हैं विद्युत स्टोव के बारे में। इलेक्ट्रिकल स्टोव क्या होता है, स्टोव का काम क्या होता है, देखो खाना बनाने वाला हीटर होता है जिसमें नाइक्रोम का तार लगा होता है। कितने SWG का, 26 या 28 SWG का, 26 या 28 SWG का उसके अंदर तार लगा होता है। कौन सा तार लगा होता है इसके अंदर, हीटिंग एलिमेंट यूज कौन सा करते हैं, नाइक्रोम का, ठीक है। कितने वाट तक बनाए जाते हैं, तो 1000 वाट से लेकर 2000 वाट तक लगाए जाते हैं, ठीक है। विद्युत स्टोव जिसका हम यूज़ किस में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं। हीटिंग एलिमेंट किसका लगा होता है, नाइक्रोम का लगा होता है। कितने SWG का तार यूज करते हैं, 26 या 28 SWG का तार यूज करते हैं। क्लियर है? देखो तुम लोगों के लिए रात को 1:59 पे क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सोच के देखो कितना लेट क्लास कर रहा हूँ। रात के 2 बज रहे हैं लेकिन तुम्हारे लिए क्लास कर रहा हूँ और तुम लोग बोलते हो गुरुजी जल्दी करवाओ जी, ठीक है। बहुत मेहनत करता हूँ मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। आगे बढ़े। आगे दे रखा है कि विद्युत प्रेस। विद्युत प्रेस होता है घरेलू उपयोग में 350 वाट से 750 वाट तक यूज करते हैं। 1 किलो से 1.5 किलो तक
इसका क्या होता है, वजन होता है। और विद्युत प्रेस की जो सोल प्लेट होती है, यानी कि नीचे का जो उसका होता है जो हम प्रेस करने के लिए यूज करते हैं, वो किसका बना होता है, माइल्ड स्टील से बना होता है, जो 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है और 12 से 18 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अगर प्रेस की बात करें तो प्रेस कुछ इस प्रकार से बनी होती है, शायद आप लोगों को पता होगा ना। प्रेस कुछ इस प्रकार से बनी होती है, ये यहाँ पर डंडा होता है पकड़ने वाला और यहाँ से क्या निकला होता है, तार निकला होता है। तो ये जो चौड़ाई होती है, ठीक है, ये वाली जो चौड़ाई होती है इसकी, ये कितनी होती है, 12 से 18 सेंटीमीटर चौड़ा। और ये जो सोल होता है, ये इसकी लंबाई कितनी होती है भैया, इसकी लंबाई कितनी बता रखी है, 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर। तो ये कितनी होती है, 20 से 30 सेंटीमीटर तक की होती है। कितनी होती है, 20 से 30 सेंटीमीटर तक की होती है। और ये जो सोल होता है जो हम प्रेस करने के लिए यूज करते हैं, नीचे वाला किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। वजन कितना होता है, 1 किलो से 1.5 किलो तक बनाई जाती है। 350 वाट से लेकर 750 वाट तक विद्युत की ये खपत करती है। क्लियर है, विद्युत की खपत कितनी करती है, 350 से 750 वाट तक। और एक प्रेस के अंदर मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं भैया, एक तो होता है गुरुजी सोल प्लेट जिसके बारे में बताया, एक होती है प्रेशर प्लेट, एक होता है डेंडिल, एक होता है सॉकेट, एक होता है हील, एक प्लग टॉप, एक लीड होती है। यानी तार और प्लग टॉप के बारे में बात करा है, हील के बारे में बात करा है, यानी जिसको टिकाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, प्रेस ऐसे तो नहीं रखते हमेशा, ऐसे भी खड़ी करनी पड़ती है उसको, ठीक है। एक सॉकेट होता है, एक डेंडिल होता है, ठीक है, जो पकड़ने वाला होता है, एक प्रेशर प्लेट होती है। तो कई चीज़ें होती है एक प्रेस के अंदर, ठीक है। एक पत्ता भी होता है अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो, जो गर्म होने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद है ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस में एक थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है। आजकल एक प्रेस देखिए आप लोगों ने ना, पहले वाली जो प्रेस होती थी उसके अंदर थर्मोस्टेट नहीं लगा होता था, हमें उसको बार बार बंद करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में जो प्रेस है वो अगर एक टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म हो गई तो वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाती है। उसको क्या बोला जाता है, थर्मोस्टेट बोला जाता है, ठीक है, थर्मोस्टेट स्विच बोला जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि प्रेस ऑटोमेटिक बंद किसके कारण होता है, थर्मोस्टेट स्विच के कारण, ठीक है। और वो क्या चीज़ होती है, थर्मो का मतलब क्या है, गर्म होना, ठीक है। एक थर्मल पावर प्लांट पढ़ा था ना हम लोगों ने, ठीक है। तो वैसे ही थर्मो का मतलब क्या होता है, ये गीजर में भी लगा होता है, ये प्रेस में भी लगा होता है। एक नियत टेम्परेचर के बाद अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो उस कंडीशन में वो क्या कर देता है, उसको बंद कर देता है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, बंद कर देता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है थर्मोस्टेट का, ठीक है, तो पढ़ लेना एक बार इसको, ठीक है। जिसके द्वारा यह पूर्व निर्धारित तापमान तक गर्म हो जाने के बाद स्वतः ही ऑफ हो जाती है और कुछ ठंडी हो जाने के बाद पुनः ही अपने आप क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, थर्मोस्टेट स्विच करता है, ठीक है। गीजर में भी यही काम करता है, प्रेस के अंदर भी यही काम करता है, दोनों में यही काम करता है। क्लियर है, चलिए उसके बाद बात करते हैं कि थर्मोस्टेट शब्द का अर्थ है नियत उष्मा, ठीक है। इसमें एक दो धातु वाली युक्ति लगी होती है जो तांबे व लोहे की बनी होती है। अब पूछ ले कि थर्मोस्टेट के अंदर क्या यूज किया जाता है, तो थर्मोस्टेट के अंदर एक द्विधात्विक युक्ति यूज करते हैं। और ये युक्ति किसकी बनी होती है, लोहे व तांबे की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, लोहे व तांबे की बनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत कैंतली। विद्युत कैंतली एक बेलनाकार बर्तन स्टेनलेस स्टील अथवा पीतल की चद्दर से बना होता है। विद्युत स्टील किससे बनी होती है, ये बनी होती है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील से और क्या चीज़ बनी होती है, किसी को पता है, किसी को आइडिया है कि स्टेनलेस स्टील से और क्या चीज़ बनी होती है। ब्लेड देखिए तुमने, जो दाढ़ी आपा करते हैं, ठीक है, वो वाली ब्लेड भी किसकी बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, ठीक है। तो विद्युत कैंतली किसकी बनी होती है, स्टेनलेस स्टील या पीतल की चद्दर से बना होता है। बर्तन की धारिता प्राय इतने लीटर से इतने लीटर तक होती है। इसकी धारिता कितनी होती है, आधा लीटर से 1.5 लीटर तक की ये कैंतली होती है, ठीक है। बर्तन की तली में विद्युत प्रेस की भांति 350 वाट या 450 वाट का हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल केटल के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि किस केटल के बारे में हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। ऐसे करके ना, जो नाम ना समझ आए ना, सर्च कर लिया करो, ठीक है, ये वाली, ठीक है। आजकल मोस्टली सभी यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकल केटल होती है, जिसके अंदर ये जो होता है इसका,
ठीक है, ये वाली चीज़ ये इसका बेस होता है। और ये यहाँ पर ना बीच में अगर इसको देखोगे आप अगर इलेक्ट्रिकल केटल को, तो इसके बीच में एक अलग से लगा होता है, ऊपर से कुछ निकला हुआ होता है, उसके अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। और इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अगर चाय बनानी हो, तुम्हें दूध गर्म करना हो, पानी गर्म करना हो, तो 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर ये क्या कर देती है, पानी को गर्म कर देती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये कौन सी है, इलेक्ट्रिकल केटल है। और अलग अलग वजन में भी आती है, अलग अलग डिज़ाइन में भी आती है। डिज़ाइन देखोगे तो इस प्रकार का है, देखो अलग अलग कंपनी ने अलग अलग टाइप का डिज़ाइन बना रखा है। जैसे ये ग्लास की बनी हुई है, ठीक है, तो अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग शेप, अलग अलग वेट के हिसाब से ये जो है वो बनी होती है। जैसे ये देखोगे तो भैया इसने तो अलग से टेम्परेचर भी दिखा रखा है कि भैया कितना टेम्परेचर बना है, कितना टेम्परेचर नहीं बना है, और हम अपनी मर्जी से इसका टेम्परेचर क्या है, कंट्रोल भी कर सकते हैं। देखो ये केटल है जिसके अंदर एलईडी लाइट लगी होती है, ये पावर ग्रिड लगी होती है, ये इसको क्या बोलते हैं, पावर बेस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं, पानी या हमें कुछ भी चीज़ जो हम लोगों ने बनाई है वो हमें लेनी है तो ले सकते हैं। ठीक है, ये एलईडी है, ये एलईडी रिलीज़ है, ये ऑन ऑफ का बटन लगा होता है, ये हैंडल होता है, ये पावर ग्रिड पावर कोड होता है, और ये पावर बेस होता है। ये एलईडी लाइट है जो हमें बताती है कि इसके अंदर जो है वो लाइट कितनी है, कितनी नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो बताने का काम करती है। तो इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल केटल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल केटल जो होती है वो बेलनाकार बर्तन या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ठीक है, चादर से बनी होती है। बर्तन की धारिता प्राय 1.5 लीटर से आधे लीटर से क्या होती है, 1.5 लीटर तक होती है। और वाट कितनी होती है, 350 से लेकर 450 वाट तक की होती है। ठीक है, वर्ताकार हीटिंग एलिमेंट इसके अंदर क्या होता है, कसा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक वर्ताकार हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे स्टरलाइजिंग चेस्ट। ठीक है, स्टरलाइजिंग चेस्ट क्या होता है कि जैसे डॉक्टर वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, सुई वगैरह यूज़ करते हैं, या ऑपरेशन के अंदर जो है चाकू वगैरह, कैंची वगैरह आदि जो यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उन पे कुछ ना कुछ जीवाणु तो लगेंगे, क्योंकि एक में मरीज होगा तो उसके जीवाणु तो लगेंगे। ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, उन उपकरणों को स्टरलाइजिंग रोगाणु मुक्त करना क्या कहलाता है, वो जो उपकरण होता है वो क्या कहलाता है, स्टरलाइजिंग चेस्ट कहलाता है। ठीक है, इसका बर्तन कैसा होता है, आयताकार होता है। छोटे आकार में तो 20 बाई 8 का बना होता है, और 350 450 का हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। और अगर बड़े की बात करें, जैसे 30 बाई 20 का अगर कोई बना होगा, तो उसके अंदर हम हीटिंग एलिमेंट 1000 वाट का करेंगे। और इसकी संरचना किसके समान होती है, यह भी विद्युत केतली के समान ही होता है। ठीक है, छोटा अगर है, जिसके अंदर छोटा अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो 350 से 450 वाट का होगा, लेकिन अगर हम बड़ा यूज कर रहे हैं तो वो 1000 वाट तक का होगा। संरचना क्या होगी इसकी, बाकी की चीज़ें जो है वो विद्युत केतली के समान ही होगी। ठीक है, अगर डायग्राम देखना होगा तो डायग्राम नेट पे जाना, गूगल पे जाओगे तो दिखा देगा सारा कुछ। ठीक है, डायग्राम आपको गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इमर्सन हीटर। ठीक है, इमर्सन हीटर क्या है, पानी गर्म करने के लिए जो हम लोग गीजर वगैरह लगाते हैं ना। ठीक है, इमर्सन रोड अलग चीज़ होती है, जो बाल्टी में रखते हैं रोड सी, वो अलग होती है, हीटर अलग होता है। ठीक है, तो पानी को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सरल वैद्युतिक उपकरण इमर्सन रोड कहलाता है। ठीक है, तो सीधा पानी गर्म करने के लिए हम लोग हीटर का तार भी यूज करते हैं ना, लकड़ी पे लगा के, देखा होगा कि लकड़ी पे लगाया, हीटर का तार लपेटा, एक तार ऊपर एक नीचे सीधा करके उसको डाल दिया, ऐसे करके ब्लेड का भी यूज़ करते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो होती है वो खतरनाक होती है, तो यूज़ नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो करंट ना लगने वाला हो उसी का यूज करना चाहिए। ठीक है, चलो जी, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, अब ये क्या होता है कि इसमें नाइक्रोम तार से बना महीन व क्वाइल नुमा एक हीटिंग एलिमेंट होता है, जिसे पीतल की नली में स्थापित कर दिया जाता है और चारों ओर मैग्नीशियम ऑक्साइड का अचालक चूर्ण भर दिया जाता है। ठीक है, ये रोड के बारे में ही बात कर रहा है, इमर्सन रोड के बारे में बात कर रहा है, जो हम पानी गर्म करने के लिए बाल्टी वगैरह के अंदर रखते हैं ना, उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है।
और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बनी होती है, देखो महीन कॉइल नुमा एक हीटिंग एलिमेंट होता है जिसे पीतल की नली में स्थापित कर दिया जाता है, उस नली में स्थापित कर दिया जाता है और एक लेवल भी बना दिया जाता है कि इस लेवल से नीचे तुम्हें पानी नहीं रखना है। अगर उस लेवल से नीचे पानी रखते हो तो वो क्या हो जाती है कि बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण फट भी जाती है, इसलिए एक लिमिट बना दी जाती है कि यहाँ तक जो है हमने तार वगैरह लगा रखा है, यहाँ तक हमने अचालक आवरण भर रखा है, तो कम से कम इतना पानी जरूर आप इसमें रखें। क्लियर है। उसके बाद है इमर्सन रोड जो होती है वो 1000 वाट, 1500 वाट या 2500 वाट तक की बनाई जाती है। कितने वाट तक की? 1000 वाट तक की, 1500 वाट तक की या 2500 वाट की बनाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं बॉयलर। बॉयलर का मतलब क्या है? बॉयलर यूज़ किया था हम लोगों ने जो हमारा थर्मल पावर प्लांट था। तो बॉयलर का काम क्या था? देखो बॉयलर का यही काम था कि भाई बॉयल करना, ठीक है, बॉयल करना मतलब उबालना किसी चीज़ को। उबालेंगे, मान के चलो कि पानी को उबाल रहे हैं, तो इमर्सन रॉड का उपयोग पर आधारित होता है। अधिक मात्रा में पानी को गर्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इस उपकरण का नाम क्या है? बॉयलर होता है। इसमें क्या होता है? दोहरी दीवार वाला 25 से 50 लीटर धारिता वाला एक बेलनाकार बर्तन होता है। बर्तन की दोनों दीवारों के बीच उष्मारोधी प्लास या पदार्थ, क्या नाम है? ग्लास वूल या थर्मोकोल भर दिया जाता है। ठीक है, जैसे हॉस्टल वगैरह होते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? बहुत सारे बच्चों के लिए पानी गर्म करना पड़ता है। तो वहाँ पर पानी गर्म करेंगे, अगर मान के चलो कि रोड लगा लगा के करेंगे तो पता नहीं वो बच्चे कब नहाएंगे, ठीक है, कब नहा के वो कोचिंगों में जाएंगे, कब नहा के वो स्कूलों में जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि छतों के ऊपर उसको लगा दिया जाता है एक बड़ा करके, ठीक है, एक टैंक होता है बहुत बड़ा। उस टैंक के अंदर क्या होता है भाई, ये जो चीज़ें हैं ये लगी होती है, 25 से 50 लीटर पानी एक साथ आ जाता है उसमें, ठीक है। 4-5 बच्चे, 10-12 बच्चे, 20 बच्चे आराम से नहा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 20 लीटर की बाल्टी भर के तो पूरा गर्म पानी कोई नहीं लेता, ठीक है। कितना लेते हैं? 3-4 लीटर पानी लेते हैं, बाद में उसमें ठंडा पानी मिलाते हैं, ठीक है, फिर जाके नहाते हैं। तो ऐसे करके काफ़ी बच्चे जो हैं उससे नहा सकते हैं एक साथ में। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और ऊपर से इसको क्या कर दिया, देखो ग्लास वूल या थर्मोकोल भर दिया जाता है। अब थर्मोकोल क्या काम करता है? देखो हम लोग जब भी छत पे टंकी वगैरह लगाते हैं, ठीक है, आजकल क्या करते हैं, टंकी लगाते हैं, टंकी को चिनवा दिया जाता है ईंटों में। तो जब ईंटों में चिनवाया जाता है तो टंकी के बीच और ईंटों के बीच क्या होता है? थर्मोकोल। थर्मोकोल क्या है? नया फ्रिज लेके आते हो तो वो जो एक लुगड़ी सी निकलती है ना, जो वाइट कलर की निकलती है, उसको क्या बोला जाता है? थर्मोकोल बोला जाता है। वो थर्मोकोल क्या करती है? उसका इतना स्ट्रेंथ है कि वो वातावरण के प्रभावों से मुक्त होती है। अगर बाहर ठंड है तो वो अंदर ठंड नहीं आने देती, वो काफ़ी हद तक रोकती है। अगर बाहर गर्मी है तो वो अंदर गर्मी नहीं आने देती। जैसे गर्मी के मौसम में क्या होता है कि छत पे जो टंकियाँ वगैरह रखते हैं हम लोग, तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब थर्मोकोल लगा दिया तो पानी गर्म नहीं होगा, पानी जैसा हम लोग डालेंगे वैसा ही मिल जाएगा, क्योंकि वातावरण के प्रभावों से मुक्त रखेगा। अब सर्दी में ऐसा होता है कि भैया हम लोग हाथ भी नहीं धो पाते, ठीक है, वाश बेसिन में हम लोग हाथ भी नहीं धो पाते। अगर थर्मोकोल वगैरह लगा होगा तो पानी, नेचुरल सा पानी जो है वो ऊपर से आता रहेगा, तो हमें इतनी बड़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये नहीं बोलेंगे कि भैया आज तो पानी में बर्फ़ आ रही है, वो चीज़ नहीं होगी। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। उसके बाद हम लोग जो है वो बात करेंगे गीजर की। तो गीजर के बारे में सभी जानते हैं कि गीजर भी पानी को गर्म करने वाला वैद्युतिक उपकरण है जो बॉयलर का परिष्कृत रूप है। इसमें बेलनाकार 2 बर्तन होते हैं, बाहरी बर्तन माइल्ड स्टील का और अंदर का जो बर्तन होता है वो तांबे का बना होता है। दोनों बर्तनों के बीच उष्मारोधी पदार्थ किसका यूज किया जाता है भैया? ग्लास वूल का यूज किया जाता है। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि गीजर के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती है, ठीक है, बॉयलर की तरह ही काम करता है। 2 बर्तन होते हैं, बाहर जो दिखाई देता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है और जो अंदर होता है वो तांबे का बना होता है। और इन दोनों बर्तनों के बीच क्या लगाया जाता है? ग्लास वूल लगाया जाता है। और ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है? ताकि जो वातावरण के प्रभाव है या गर्मी जो है दोनों में एक दूसरे में एक्सचेंज ना हो, ठीक है, इसके लिए क्या लगाया जाता है? ग्लास वूल लगाया जाता है। गीजर में थर्मोस्टेट लगाया जाता है जिसे 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 88 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच सेट किया जाता है, यानी कि टेम्परेचर को सेट कर दिया जाता है कितने तक? 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 88 डिग्री सेंटीग्रेड। अब थर्मोस्टेट का काम क्या है? टेम्परेचर को मेंटेन करना। थर्मोस्टेट का काम क्या है? टेम्परेचर को मेंटेन करना। क्लियर है? वैसे तो इस पीडीएफ के अंदर सारी की सारी जो चीज़ें लिख रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी है,
और तुम्हें पढ़ने में मज़ा भी आएगा। गीजर की जल की धारिता 25 लीटर से 100 लीटर तक होती है। गीजर के अंदर कितना पानी आ जाता है? 25 लीटर से 100 लीटर तक पानी एक गीजर के अंदर आ जाता है। क्लियर है? उसके बाद है हॉट केस। ठीक है, हॉट केस के बारे में पढ़ेंगे। तो हॉट केस क्या है? देखो, हॉट केस वो चीज़ है कि पकी हुई खाद्य वस्तुएं जैसे समोसा, रोटी, सब्जी आदि को गर्म रखने के लिए हॉट केस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समोसा वगैरह की दुकान पे जाते हो तो वो हमें समोसा वगैरह हम बोलते हैं भैया गर्म करके दे दे, तो वो एक डब्बा सा होता है, डब्बे से के अंदर रखता है, 1-2 मिनट रखता है, उसके बाद समोसा हमें निकाल के देता है। समोसा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो वो वाला जो उपकरण होता है उसको क्या बोला जाता है? हॉट केस बोला जाता है। इसके अंदर भी क्या होता है? दोहरी दीवार का बॉक्स होता है एक। ठीक है, इसका आकार 50 बाई 50 गुणा में 40 सेंटीमीटर का होता है, जो माइल्ड स्टील का बना होता है। हॉटकेस की दोनों दीवारों के बीच उष्मारोधी पदार्थ थर्मोकोल भरा जाता है। ठीक है, अब हॉटकेस का हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो कितने वाट तक का बना होता है? 750 से लेकर 1000 वाट का बना होता है। ठीक है, एलिमेंट के श्रेणी क्रम में थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट तो हर चीज़ के अंदर लगा होगा, ध्यान रखना। जो भी उष्मा वाली चीज़ है, आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसके अंदर क्या होता है? थर्मोस्टेट लगा होता है। और थर्मोस्टेट का काम क्या है? थर्मोस्टेट का काम है टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है, थर्मोस्टेट का काम क्या है भाई साहब? टेम्परेचर को मेंटेन करना। टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने का ये काम करेगा, जिससे क्या होगा? ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। उसके बाद हम बात करेंगे ओवन। ओवन भी सेम वही चीज़ है जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है ना। ओवन हॉटकेस के समान ही चीज़ें होती है। ठीक है, तो भोजन पकाने व गर्म रखने के लिए ओवन नामक विद्युत उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ओवन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हीटिंग एलिमेंट प्रकार का ओवन होता है और एक माइक्रोवेव ओवन होता है। माइक्रोवेव ओवन के बारे में तो तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही सुना होगा। कैसा होता है? डायग्राम दिखा देते हैं जी। ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें दिखाता हूँ मैं हॉटकेस। ठीक है, ये वाला टिफ़िन जो होते हैं ये भी हॉटकेस होते हैं और ये वाला भी हॉटकेस है। ठीक है, ध्यान रखना, जो समोसा वगैरह रखने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं तो ये वाला भी हॉटकेस है। ठीक है, ये जो रोटी रखने का हमारा जो टिफ़िन होता है ये भी हॉटकेस होता है। देखा होगा आप लोगों ने कि इसके अंदर एक स्टील का लगा होता है। ठीक है, बाहर से अलग बना होता है, अंदर से अलग बना होता है। ठीक है, और ओवन अगर तुम लोग देखोगे तो बिल्कुल ऐसा ही तुम्हें ओवन दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग होगा ओवन, आजकल तो बड़े तगड़े तगड़े आ गए। ठीक है, ओवन दिखा देते हैं तुम्हें। ये देखो, ये भी वही काम है कि खाना खुना जो तुम लोगों ने रखा है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा? गर्म रखने का काम करेगा। ठीक है, समोसा वगैरह भी रख सकते हो, कुछ भी चीज़ें जो है वो तुम लोग इसके अंदर रख सकते हो। तो इसका नाम क्या है भाई साहब? ओवन है। ठीक है, क्लियर है? इसको क्या बोला जाता है? ओवन। देखो, अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग वेट के हिसाब से, अलग अलग शेप के हिसाब से, अगर बड़े की बात करें तो बड़े इस प्रकार से बने होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ओवन होते हैं। रोटी वगैरह गर्म करने के लिए या कुछ और, घर पे भी इनका क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये देखो, ये अलग अलग डिज़ाइन में ओवन होते हैं। तो अलग अलग डिज़ाइन में जो है ओवन बनाए जाते हैं, किचन के हिसाब से बनाए जाते हैं। ठीक है, काम क्या है? काम यही है कि भोजन पकाने व गर्म रखने के लिए ओवन नामक विद्युतीय उपकरण का यूज़ किया जाता है। एक तो होता है जिसके अंदर हीटिंग एलिमेंट लगा होता है और एक होता है माइक्रोवेव ओवन। हीटिंग एलिमेंट जो है वो पुराना हो गया, आजकल इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं होता। आजकल किसका यूज़ करते हैं? माइक्रोवेव ओवन का यूज़ करते हैं। हीटिंग एलिमेंट का जो ओवन होता है वो 2500 वाट का हीटिंग एलिमेंट प्रयोग किया जाता है। और माइक्रोवेव जो ओवन होता है उसके अंदर हम लोग जो है वो हीटिंग एलिमेंट यूज नहीं करते, उसको हम लोग क्या करते हैं? फ्रिक्वेंसी से गर्म करते हैं। ठीक है, उसको क्या किया जाता है? फ्रीक्वेंसी से गर्म किया जाता है। देखो, माइक्रोवेव ओवन में हीटिंग एलिमेंट प्रयोग नहीं होता। माइक्रोवेव ओवन में 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली 100 सेंटीमीटर से क्या क्या बोल रहा है भाई? 100 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तरंग दे देने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा उष्मा क्रिया संपन्न की जाती है। ये उच्च आवृत्ति वाली तरंगें ओवन में रखे खाद्य पदार्थ के कणों को इतनी तीव्र गति से कंबाइन करती है कि वो 4.5 मिनट में ही पक जाते हैं। 4 से 4.5 मिनट में ये क्या कर देती है? खाना पका देती है। ठीक है, तो आजकल क्या किया जाता है? माइक्रोवेव ओवन का यूज किया जाता है। 11-12 हज़ार, 15-16 हज़ार रुपये में आ जाता है अगर आपको घर पे लेके आना होगा तो।
ठीक है, 11-12 हज़ार रुपये में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है विद्युत इनक्यूबेटर। अब ये विद्युत इनक्यूबेटर क्या चीज़ है भैया? ये है कि मुर्गी पालन उद्योगों में मुर्गियों के अंडों को कृत्रिम रूप से ऊष्मा प्रदान करने और उनसे बच्चे निकालने वाला विद्युतीय उपकरण इनक्यूबेटर होता है। यानी कि जबरदस्ती गर्भाधान करवा के बच्चे पैदा करवाना मुर्गियों से, तो वो क्या कहलाता है? विद्युत इनक्यूबेटर कहलाता है। ठीक है, मुर्गी पालन सेंटर में इसका यूज किया जाता है। मुर्गियों के अंडों को कृत्रिम रूप से ऊष्मा प्रदान की जाती है, जिससे उनमें से क्या होता है, वो जल्दी पक जाते हैं और उनमें से चूजे जो होते हैं वो जल्दी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, प्रकृति के खिलाफ है ये चीज़ें, इसलिए मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं मानता। ठीक है, किसी से ज़बरदस्ती बच्चे पैदा करवाना गलत बात होती है ये। ठीक है, उसके बाद दे रखा है विद्युत ब्रूडर। विद्युत ब्रूडर क्या होता है कि सर्दी के टाइम में मुर्गियों को ठंड से बचाने के लिए, चूजों को पालने के लिए रूम हीटर प्रकार का विद्युत उपकरण प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम क्या है? विद्युत ब्रूडर है। यानी कि ये क्या है? एक प्रकार का रूम हीटर ही है। इसमें भी क्या होता है? एक थर्मोस्टेट लगा होता है जो बाड़े का तापमान कंट्रोल करके रखता है। बाड़े का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रखा जाता है। बाड़े का टेम्परेचर कितना रखा जाता है? लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विद्युत ब्रूडर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है? रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रीज। फ्रीज के बारे में तो सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ्रीज के अंदर मोटर कौन सी यूज़ करते हैं भैया? ये बताने की ज़रूरत है। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रीज के अंदर मोटर यूज करते हैं कैपिस्टर स्टार्ट, कैपिस्टर स्टार्ट, कैपिस्टर रन मोटर। ठीक है, कैपिस्टर स्टार्ट, कैपिस्टर रन मोटर जो है इसमें यूज़ करते हैं। यानी कि कैपिस्टर पे ही स्टार्ट होगी और कैपिस्टर पे ये मोटर चलेगी। ठीक है, 2 कैपिस्टर लगे होते हैं। एक कैपिस्टर लगा होता है 20 माइक्रोफैड तक का। ठीक है, 20 से 60 माइक्रोफैड का, और एक लगा होता है 2.5 माइक्रोफैड का। और आजकल तो 8-9 माइक्रोफैड के कैपेसिटर जो है वो इसमें यूज किए जाते हैं। क्लियर है? अब ये काम कैसे करता है? एक तो इसके अंदर गैस कौन सी भरी होती है? तो फ्रियोन गैस भरी होती है। अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो लिख लेना। ठीक है, तो पेयजल व खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने वाला उपकरण क्या कहलाता है? रेफ्रिजरेटर कहलाता है। सिद्धांत क्या होता है? यदि किसी गैस को संपीड़ित यानी इकट्ठा कर दिया जाए तो वह द्रव बन जाती है। ठीक है, देखा होगा तुम लोगों ने कि जो भाप है, अब एक मान के चलो कि कोई टोपिया वगैरह है तुम्हारे पास, उसके अंदर पानी रख दिया। अब पानी से भाप बनेगी। भाप टोपिए के ऊपर तुमने ढक लगा दिया। अगर उसके बाद जो ढक्कन लगा रखा है, ठीक है, वहाँ पर सारी भाप इकट्ठा होकर क्या बन गई? वो जल बन जाती है, द्रव बन जाती है। इस प्रक्रिया में गैस अवमुक्त होती है। यदि संपीड़ित गैस को चौड़ी नलिकाओं में से मुक्त कर दिया जाए तो वह पुनः गैस के रूप में परिवर्तन हो जाती है। यानी कि अगर उसको इकट्ठा ना किया जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है? वह गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और इस प्रक्रिया में आसपास के क्षेत्र में ऊष्मा का अवशोषण होता है और आसपास का क्षेत्र क्या हो जाता है भैया? ठंडा हो जाता है। तो अब फ्रीज कैसे काम करता है एक लाइन में तुम्हें समझा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद रेफ्रिजरेटर में क्या क्या चीज़ें लगी होती है? तो रेफ्रिजरेटर में एक थर्मोस्टेट लगा होता है, एक कंप्रेसर लगा होता है। रेफ्रिजरेटर में कक्ष का तापमान लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तथा डीप फ्रीजर कक्ष में तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखा जाता है। बर्फ़ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जमती है? तो बर्फ़ जमती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसने जो बोला है ना कि था डीप कक्ष, ठीक है, डीप कक्ष फ्रीजर, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? बर्फ़ के डोंगे रखते हैं। ठीक है, बर्फ़ जमाने के लिए जो बर्तन रखते हैं उसका टेम्परेचर कितना होता है? -5 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री पे बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाती है। कवथनाक बोलते हैं इसको। ठीक है, किसी चीज़ का जमना क्या कहलाता है? कवथनाक। और कवथनाक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, गलनाक मतलब किसी चीज़ का पिघलना, कवथनाक मतलब किसी चीज़ का जमना। तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और बाकी पूरे फ्रीज का टेम्परेचर जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कम या ज़्यादा कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं
कि रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है। देखो बता दिया भैया इसने कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर प्रयोग की जाती है। और रेफ्रिजरेटर में नलिकाओं में जाल को क्या बोला जाता है, कंडेंसर बोला जाता है। जिसके अंदर जाल से बने होते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है, कंडेंसर बोला जाता है। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद है मिक्सर ग्राइंडर। उसके बाद दे रखा है मिक्सर ग्राइंडर, यानी मिक्सी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है तुम लोगों के साथ। तो मिक्सर ग्राइंडर में कौन सी मोटर होती है भैया, इसमें यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है, जिसके घूर्णन गति 3000 आरपीएम से 12000 आरपीएम होता है। ठीक है। और यूनिवर्सल मोटर जो होती है ना, ये वाली जो मोटर होती है यूनिवर्सल मोटर, ये एसी व डीसी दोनों पर काम कर लेती है। ठीक है। एसी व डीसी दोनों पर काम करने वाली कौन सी मोटर है, यूनिवर्सल मोटर। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूनिवर्सल मोटर क्या करती है, एसी पे भी काम कर लेती है और यूनिवर्सल मोटर डीसी पे भी काम कर लेती है। चलिए, उसके बाद है कि मिक्सी को लगातार 15 मिनट से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि लगातार ऐसा नहीं है कि एक बार बटन दबा दिया उसके बाद उसे घुमाते ही रहे, चलती रहे तो वो गर्म हो जाती है। ठीक है। इसलिए उस मोटर को चलाओ, फिर ऐसे करते हैं ना कि बंद कर दिया चलाओ, बंद कर दिया चलाओ, बंद कर दिया, ऐसे करना चाहिए। इसको लगातार तक 15 मिनट तक नहीं चलाना चाहिए। जैसे कूलर चलाते हैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे सारा दिन चलते रहते हैं, वैसे नहीं चलानी चाहिए मिक्सी को कभी भी। मिक्सी को क्या होना चाहिए, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए। क्लियर है। घंटे घंटे नहीं चलानी चाहिए कभी भी मिक्सी को, ध्यान रखना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं कि विद्युत प्रेस की प्रेशर प्लेट लगभग त्रिभुजाकार होती है। सभी को पता है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं हम लोग। जो कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील की बनी होती है। उसके बाद है कि रसोई घर में खाना पकाने के लिए विद्युत स्टोव, हॉट प्लेट, टोस्टर, ओवन तथा विद्युत कुकिंग रेंज नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। गर्म हवा फेंकने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विद्युत उपकरण हीट कन्वेक्टर कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद महिलाओं के गीले बाल सुखाने के लिए जो उपकरण यूज़ करते हैं उसका नाम हेयर ड्रायर होता है। महिलाएं यूज़ नहीं करते, लड़के भी स्टाइल बनाने के चक्कर में यूज़ करते हैं ना, बाल ऐसे चंपू से ऐसे खड़े कर लेते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, हेयर ड्रायर का यूज़ करते हैं कि बाल बूल सेट करते हैं। नाई की दुकान पे जाते हैं तो नाई ये कर देता है कि हेयर ड्रायर से बाल सेट कर देता है। लेकिन नाई एक बार जैसे बाल सेट कर देता है, घर पे जाके वापस हमसे कभी सेट नहीं होते वैसे बाल। ठीक है। तो यह भी क्या है, हीट कन्वेक्टर का छोटा रूप है। हेयर ड्रायर भी क्या है, हीट कन्वेक्टर का एक छोटा रूप है। क्लियर है जी। चलो, उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। हेयर ड्रायर के हीटिंग एलिमेंट का वाटेज कितना होता है, 800 वाट होता है। हेयर ड्रायर में एक छोटा ब्लोअर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एक पंखा लगा होता है, छोटा ब्लोअर यूज किया जाता है। ठीक है। एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर काम करता है। एसी के अंदर भी कौन सी जो होती है वो मोटर लगी होती है, तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर लगी होती है एसी के अंदर। एयर कंडीशनर के अंदर भी क्या होती है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर जो होती है वो लगी होती है। उसके बाद है कि मैले कपड़ों को धोने के लिए वॉशिंग मशीन नामक उपकरण का यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है जी हमें। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं। उसके बाद है कि थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। ठीक है। थर्मोस्टेट का जो स्विच होता है उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। उसके बाद है कि विद्युत जल तापक और संयोजक केबल के बीच आईएस के अनुसार कितना प्रतिरोध होना चाहिए, तो 10 ओम अर्थात 0.01 किलो ओम होना चाहिए। ठीक है। जल तापक यानी कि विद्युत जल तापक यानी कि विद्युत जो जल को गर्म करने वाला है और जो कंडक्टर की जो केबल है उन दोनों के बीच प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 10 ओम। ठीक है। इतना प्रतिरोध होना चाहिए। उसके बाद है कि जल तापक के लिए विद्युत रोधी प्रतिरोध का मान 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि स्वचालित विद्युत इस्त्री यानी ऑटोमेटिक प्रेस के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें नियंत्रक युक्ति थर्मोस्टेट होती है। ऑटोमेटिक जो प्रेस होती है उसके अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है भाई साहब, तो वो किया जाता है थर्मोस्टेट का। उसके बाद है कि विद्युतिक तापक में प्रयोग उष्मारोधी अचालक क्या होता है, ग्लास वुल होता है। ठीक है। विद्युत तापक में प्रयुक्त उष्मारोधी अचालक के रूप में किसका यूज किया जाता है, ग्लास वुल का यूज किया जाता है, पढ़ चुके हैं पहले।
उसके बाद है कि विद्युत पंखे में कैपेसिटर एक फेज को दो फेजों में शिफ्ट करता है। कैपेसिटर का काम क्या है? पावर फैक्टर सुधारना, एक फेज को दो फेजों में बांटना। कैपेसिटर का क्या काम है? एक तो पावर फैक्टर सुधारना, ठीक है, पावर फैक्टर सुधारना, और दूसरा काम क्या है? दूसरा है एक फेज को दो फेज में बांटना, एक फेज को दो फेज में बांटना, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? स्प्लिट फेज, स्प्लिट फेज, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? स्प्लिट फेज भी बोला जाता है। एक फेज को दो फेज में बांटना क्या कहलाता है? स्प्लिट फेज कहलाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। उसके बाद ये रखा है कि टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तंतु की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध आधा होता है। यानी कि जो बीच में हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं, उसकी तुलना में जो बाहर का तापक तंतु होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, ठीक है। गीजर की आंतरिक टंकी टीन आलेपित तांबे की बनाई जाती है, जिससे वह लवण युक्त जल से भी खराब ना हो। यानी कि अगर मान लो कि पानी के अंदर क्या है? पानी के अंदर भैया नमक है, ठीक है, तो नमक क्या कर देता है? जल्दी खराब कर देता है। एक ध्यान रखना, कूलर की बॉडी वगैरह होती है, अगर कहीं पे खारा पानी होता है तो उस कंडीशन में क्या करता है? कूलर जल्दी खराब होता है। तो इसकी जो बॉडी होती है वो टिन आलेपित तांबे की बनाई जाती है, यानी कि तांबा होता है लेकिन टिन की उसके ऊपर परत होती है। क्यों लगाई जाती है? ताकि खारा पानी अगर उसके अंदर जाएगा तो खारे पानी के कारण वो खराब ना हो, ठीक है। एक चीज देखोगे कि जहां पर खारा पानी यूज होता है वहां पर कूलर भी प्लास्टिक के यूज किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? ताकि उसकी बॉडी खराब ना हो। अब हीटर की गीजर की आंतरिक बॉडी खराब ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है? तांबा होता है तो तांबे के ऊपर क्या कर दिया जाता है? टिन की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। तांबे के ऊपर क्या कर दिया जाता है? टिन की परत चढ़ा दी जाती है। उसके बाद है कि किसी तापक उपकरण में प्रयुक्त 3 कोर केबल का हरा तार उपकरण की बॉडी से अवश्य कर देना चाहिए। और उसका, अब ये हरा तार होता क्या है? देखो, ये अर्थिंग के लिए होता है, बॉडी में इसलिए लगाया जाता है ताकि कल को अगर मान लो कि लीकेज करंट हो, ठीक है, तो हमें करंट ना लगे। और ये कहाँ लगा होता है? जैसे इस प्रकार से एक जो हमारी सॉकेट होती है वो इस प्रकार से बनी होती है ना, 3 पिन होते हैं इसके अंदर। तो ये यहाँ पर ये सबसे मोटी पिन होती है, ठीक है। ये क्या होती है? सबसे मोटी पिन, ऊपर वाली, ये क्या होती है? सबसे मोटी पिन, ठीक है। और ये यूज किस लिए की जाती है? अर्थ के लिए, ठीक है, अर्थ के लिए उपयोग की जाती है। और अर्थ तार का कलर क्या होता है? अर्थ तार हरे रंग का होता है। अर्थ तार कहाँ गया भाई? अर्थ तार का रंग, ठीक है, अर्थ तार का रंग क्या होता है? हरा होता है। हरे कलर का क्या होता है? यूज किया जाता है। क्लियर है? दूसरा सिरा प्लग टॉप के मोटे पिन से संयोजित कर देना चाहिए। तापक तंतु के लिए प्रयुक्त धातु का तापमान गुणांक, ठीक है, तापमान गुणांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। वह विद्युत पंखा जिसमें वायु प्रवाह की दिशा परिवर्तित की जाती है, ठीक है, जिसमें वायु प्रवाह की दिशा परिवर्तित की जाती है, उसे क्या बोला जाता है? ब्लोअर कहा जाता है। उसके बाद है कि जो पुर्जा किसी विद्युत पंखे की घूर्णीय गति को परिवर्तन करने के लिए लगाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? रेगुलेटर कहते हैं, ठीक है। रेगुलेटर के बारे में तो पता ही है तुम्हें, प्रतिरोधक ही होता है, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का काम करता है, पंखों के ऊपर लगा होता है रेगुलेटर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में 2 मोटर प्रयोग की जाती है। उसके बाद है कि माइक्रोवेव का अर्थ क्या है? 1 मीटर से कम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। माइक्रो का मतलब क्या होता है? बहुत कम। वेव का मतलब क्या होता है? तरंगे। तो यानी कि ध्यान रखना कि उसमें तरंगों के रूप में यूज किया है। माइक्रोवेव ओवन का मतलब क्या हो गया? माइक्रो बहुत कम, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या है? 10 की पावर -6, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या है? 10 की पावर -6। उसके बाद क्या है कि तरंग दैर्ध्य, यानी कि बहुत कम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। उसके बाद में क्या है कि छत के पंखों में स्प्लिट फेज या स्थायी कैपेसिटर मोटर यूज की जाती है, ठीक है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर का यूज किया जाता है छत वाले पंखों में, ठीक है। पानी वाली मोटर जो होती है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? परमानेंट कैपेसिटर का ही यूज करते हैं। उसके बाद है कि विद्युत प्रेस में हीटिंग एलिमेंट के ऊपर एस्बेस्टस की एक त्रिभुजाकार शीट रखकर कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील से बनी एक प्रेशर प्लेट कसी जाती है, ठीक है। उसके ऊपर क्या होती है?
एक सीट रखी जाती है किसकी, एस्बेस्टस की, ठीक है। ये भूरे भूरे से रंग की होती है, ध्यान रखना। ये किस में लगी होती है, ये लगी होती है विद्युत प्रेस के अंदर। और उसके बाद में उस पर क्या होता है, वो जो नीचे का सोल होता है वो क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या होता है, हॉट प्लेट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। और ये पीडीएफ आप लोग काफ़ी टाइम से मांग रहे हो, तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाए, देन उसके बाद आप लोग आराम से पढ़ लेना चीज़ें, ठीक है। क्लियर है, ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है जी। जय हिंद।